हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज के बायोटेक्नोलॉजी के सेशन में रेड बायोटेक्नोलॉजी हम अपना कंटिन्यू करेंगे जो हमारा बचा हुआ है। तो देखिए, रेड बायोटेक्नोलॉजी में हमने जितना आपको लिखवाया था, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी कि ये टॉपिक हम रेड बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ यानी 95% टॉपिक वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा रेड बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा एंड हम मूव कर जाएंगे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में। बेसिकली रेड बायोटेक्नोलॉजी में हमारे टॉपिक क्या बचे हैं? वैक्सीन बचा है, प्रोसेस टू फॉर्म वैक्सीन देखेंगे कि वैक्सीन जो है वो किस तरीके से बनती है, क्योंकि करंट का ये काफी बड़ा मुद्दा है। कोविड अभी फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं, कहीं कहीं न्यूज आती रहती है टाइम टू टाइम। एंड वैसे तो हम सभी प्रे करेंगे कि जो भी मामले हैं वो सही हो जाएं एंड गर्मियों में फिर से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, बट अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि उस टाइप से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो देखेंगे कि वैक्सीन किस तरीके से बनती है, क्या कितनी प्रभावी है, कौन कौन सी वैक्सीन आई हुई हैं। एंड पूरा जो कोविड से रिलेटेड जो पूरा लेक्चर होगा वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट वो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत कोविड 19 से रिलेटेड टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे अपने जनरल साइंस के टॉपिक पे। अब मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेक्चर स्टार्ट किया है, यानी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा का सारा हम अपना अप्लाइड साइंस पर कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी अप्लाइड साइंस कंप्लीट हो जाएगी तो हम मूव कर जाएंगे अपने बेसिक साइंस पे यानी जनरल साइंस में। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रोसेस टू फॉर्म वैक्सीन। फिर हम थ्री पेरेंट बेबी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर थ्री पेरेंट बेबी क्या है। तो इसमें हमने ऑलरेडी जैसे कि वैक्सीन के बारे में बात करें तो वैक्सीन जो प्रोसेस है, तो देखिए ज़्यादातर वैक्सीन जो है वो क्यों बनाई जाती है वो देखते हैं कि इसका आखिरकार जो पर्पस होता है वो क्या होता है। तो आप सभी जो है वो कोविड 19 महामारी से परिचित हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कोविड 19 की ही वैक्सीन लगी है, टीकाकरण हो रहा है। बचपन में भी आपको काफी सारे टीके लगे होंगे, हाँ, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि आके किसी को बुढ़ापे में लगेंगे वो टीके, या किसी को 18 19 50 की एज में आके लगेंगे टीके। ये शायद आप में से या हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन खैर, कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त जो है वो कुछ भी करवा सकता है। तो जैसे बचपन में काफी सारी बीमारियों से लड़ने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टीके लगाए जाते थे, तो सेम वैसे ही कोविड की भी वैक्सीन है जो कि कोविड महामारी से बचाने के लिए लगाई जाती है। सो वैक्सीन जो है वो कोविड 19 से बचने के लिए या उसके प्रसार को रोकने के लिए एक लास्ट ऑप्शन वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है। अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कोविड जो महामारी है वो सिर्फ इंडिया में ही फैली है, उसने पूरे देश भर में ये तबाही मचाई है और पूरे देश भर में इसके शोध वगैरह चलते रहते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले ही ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके वैज्ञानिकों के द्वारा संचालित जो एक प्रायोगिक कोरोना वायरस वैक्सीन थी, उसके स्टार्टिंग फेज में ही जो थे वो यानी कि शोध वगैरह किए गए थे, परीक्षण किया गया था। और उसी परीक्षण के दौरान लगभग करोड़ों लोगों को सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में उनके बॉडी में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि लैंसेट का आपने नाम सुना होगा, जब आपने उसमें मई जून के आसपास अप्रैल में नाम सुना रहा होगा इसका, कि काफी सारी रिपोर्ट जो है वो कोविड से रिलेटेड लैंसेट ने अपनी निकाली थी। तो लैंसेट ने एक जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जो शोध किया था, उसमें ये बताया गया था कि वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण में ये पाया है कि जो प्रायोगिक वैक्सीन है यानी जो इस वैक्सीन का प्रयोग चल रहा है, अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि वो जो वैक्सीन लगाई जाती है वो मेनली जो है वो 18 to 55 की एज वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो अब देखिए, इसका काफी रीजन ये है कि जब लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये जो वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा जो प्रभावी वैक्सीन है, ये स्टार्टिंग के फेज की बात कर रही हूँ जब वैक्सीन लगना चालू हुई थी। तो अभी जो है आगे भी लगनी चालू होगी कम एज के लोगों को, यानी 18 ईयर के कम वालों को भी। बट यहाँ पे आपने एक चीज देखी
कि 18 to 55 के लोगों को लगाई गई। तो यहाँ पे मेनली रीजन ये था कि इनकी बॉडी में ये जो वैक्सीन है ये ज्यादा प्रभावी है और दोहरी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है प्रतिक्रिया जो है वो उत्पन्न करती है, यानी जो रेजिस्टेंस पावर है बॉडी में वो जनरेट करती है। तो धीरे धीरे वैक्सीन में काफी ज्यादा शोध वगैरह हुए, धीरे धीरे टाइम टू टाइम, ताकि बॉडी में परीक्षण किया गया और उसके बाद ये पाया गया कि लगभग जब वैक्सीन लगती है तो हमारी बॉडी में लगभग 56 डेज तक काफी मजबूत एंटीबॉडीज और टी सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को क्या करती है, प्रेरित करती है। और काफी सारे ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जब शोध किया गया है कि जो कोविड-19 है उसको नियंत्रित करने के लिए टी सेल और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया जो क्षमता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। टी सेल्स इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टी सेल्स हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुका है कि आखिर टी सेल्स होती क्या है। लेकिन देखिए, ये मैंने आपको वैक्सीन से पहले की भूमिका बताई कि वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है आखिर, क्यों इतनी। तो ये सारी टॉपिक से आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, ये मुझे बिल्कुल भी आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। बट चलिए, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनती है, प्रोसेस क्या है आखिर इस वैक्सीन का बनने का। इसमें जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वैक्सीन किस तरीके से बनती है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वैक्सीन के बारे में बात करें तो देखिए, वैक्सीन क्या है, किसी भी संक्रामक या बीमारी के खिलाफ लड़ने की जो एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, ये जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, तो किसी भी बॉडी में उस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए कोई भी अगर दवा दी जाती है या इंजेक्शन किसी भी रूप में, जो दवा है वो दी जा सकती है, ड्रॉप्स के रूप में दी जा सकती है, इंजेक्शन के रूप में दी जा सकती है। तो उसी को क्या कहते हैं, टीका कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। और यह क्रिया जो है वो टीकाकरण कहलाती है, यानी वैक्सीनेशन कहलाती है। यानी कि क्या आपने समझा, देखिए आपने क्या लगवाई, वैक्सीनेशन। बट जब आप सेंटर में जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, वैक्सीन, हम वैक्सीन सेंटर पर जा रहे हैं, नहीं, हम क्या जा रहे हैं, हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, हम वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों बोलते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है या कोई प्लेस है जहां पर आप जाएंगे। और देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में तो डायरेक्टली पर्चा वगैरह कर जाते हैं, आपको इतनी लंबी लाइन वगैरह नहीं लगानी पड़ती है। बट सरकारी में काफी सारे लोग होते हैं, वहां पे आपको जो है वो कॉस्ट वगैरह भी कुछ नहीं देनी पड़ती, तो वहां पे आपको लाइन वगैरह लगानी पड़ती है। आप जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, फिर काफी सारे जो प्रोसेस वगैरह होते हैं वो प्रोसेस सारे करवाते हैं, एंड फिर जो है वो आपको वैक्सीन लगती है। तो देखिए सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है वैक्सीन की, कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए कोई भी जो दवा दी जा रही है, चाहे वो ड्रॉप्स फॉर्म में हो या फिर इंजेक्शन या किसी और रूप में हो, तो उसे क्या कहा जाता है, टीका कहा जाता है, यानी वैक्सीन कहा जाता है। और जो वैक्सीन देने की या लगाने का जो प्रोसेस है उसी को वैक्सीनेशन कहा जाता है। उसके अलावा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए ये जो टीकाकरण होता है ये सबसे ज्यादा प्रभावी विधि माना जाता है। बचपन में भी काफी सारे टीके हमको लगे ना, हम बचपन में क्या जानते थे, वैक्सीन नाम कम जानते थे, टीका नाम ज्यादा जानते थे। जो मुझे लगता है कि वैक्सीन नाम जो इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ है ना, वो आई थिंक कोविड-19 के दौर में ही हुआ है। क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग पहले बच्चों को भी टीका लगता था या कुछ भी, तो जो भी पर्चे वगैरह वो सभी में टीकाकरण या टीका ही लिखा रहता था। एड जो आते थे उसमें भी टीका ही। लेकिन वैक्सीन की जहां बारी आती है तो ज्यादातर हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम कोविड-19 टीकाकरण करवाने जा रहे हैं, हम ज्यादातर बोलते हैं वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। तो आई थिंक ये कोविड में ही नाम काफी ज्यादा प्रचलित हुआ है। चलिए खैर, ये तो ऐसी बात थी। तो चलिए, टीकाकरण जो है वो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का जो है वो मेनली काम करता है। सो टीकाकरण से जो भी हमारी बॉडी में सूक्ष्म जीव, जो बैक्टीरिया, जो वायरस उत्पन्न होते हैं, तो उनको खत्म करने का काम करता है। अब देखिए, जो कोविड-19 है वो बैक्टीरिया नहीं है, वो क्या है, मैंने आपको पहले की क्लासेस में बता चुका है कि वो एक तरीके का
वायरस है। और जब जो वायरस और बैक्टीरिया में अगर हम देखते हैं तो वायरस जो है वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बॉडी में ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। वहीं अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया में हमने ये भी बात की थी कि कुछ जो होते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया कर्ड वगैरह में पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं अच्छे हैं। तो टीकाकरण जो है वो स्वास्थ्य निवेश का सबसे कम लागत वाली प्रभावी उपायों में से ही एक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाकर वो लगवाइए वैक्सीन, तो वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि प्रभावी भी है लोगों में। वहीं टीकाकरण के लिए ज़्यादा हमें अपनी लाइफ स्टाइल में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं या कोविड-19 प्रसार के बाद की बात करते हैं, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, जब हम नॉर्मल टीकाकरण की बात करते हैं, बच्चों में जो टीके लगाए जाते थे तो उनको नॉर्मली क्या होता था, बुखार वगैरह या कुछ आ जाती थी। अभी भी जो वैक्सीन लगती है उसमें किसी किसी का काफ़ी ज़्यादा हाथ पेन करता है, किसी को फीवर वगैरह आ जाता है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। बट जब कोविड-19 का जो वायरस फैलता है तो ये यहाँ पे आपने देखा होगा कि इतनी प्रिकॉशंस जो है हमने कोविड-19 में जितने लिए हैं, मुझे लगता है कि अभी तक की जो हमारी लाइफ रही है उस लाइफ में अभी तक के हमने इतने प्रिकॉशंस जो हैं वो कभी नहीं लिए होंगे। उसमें बार बार हाथ धुलना, सैनिटाइजेशन करना, बाहर निकलना है तो मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। तो ये इस टाइप का वायरस है कि हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस करने को देखने को मिले। चलिए अब देखते हैं कि आखिर वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो किसी भी वैक्सीन को जो भी है, वैक्सीन की बात कर लीजिए या दवाई की बात कर लीजिए, किसी भी चीज को अगर वो करना है तो उसमें काफी सारे फेज होते हैं। जैसे कि अगर हम एक बच्चे की बात करें, जब बच्चा एक या बेबी जो होता है वो एक छोटा बेबी होता है, तो पहले वो आराम से लेटा रहता है, उसे लोग गोदी में उठाते हैं, फिर वो धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे बैठना सीखता है। बैठने बैठने का भी एक फेज होता है कि वो डायरेक्टली नहीं बैठ पाता, गिर जाता है। फिर धीरे धीरे वो घुटनों के बल चलना चालू होता है, फिर वो मतलब खड़े होके चलना चालू होता है। तो सेम वैसे ही जो है वो वैक्सीन का भी एक फेज है। डायरेक्टली जो है वो एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि वैज्ञानिकों के सपनों में आया कि नहीं भैया हमें क्या करना है, हमें वैक्सीन बनानी है, और उन्होंने बना डाली, ऐसा नहीं है। वैक्सीन में काफी सारे शोध अनुसंधान वगैरह किए गए, विनिर्माण करना चालू किया गया, गुणवत्ता नियंत्रण वगैरह काफी सारी चीजें करना चालू किया है। यानी वैक्सीन निर्माण के जो है वो काफी सारे फेजेस हैं। तो चलिए उन फेजेस की बात करते हैं। तो जैसे हम बात करें, एक्सप्लोरेटरी स्टेज है, प्री क्लिनिकल फेज है, क्लिनिकल ट्रायल है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे ही नहीं है ना, जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया जाएगा तो आप किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकते ना। उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू होते हैं, अप्रूवल होते हैं, क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति को दिया नहीं जा सकता है, वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। और उसके लिए भी एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड होता है। सो चलिए वैक्सीन निर्माण के चरण की बात कर लेते हैं। सो पहला जो है वो है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। तो बात करते हैं कि आखिर ये एक्सप्लोरेटरी स्टेज होता क्या है। तो वैक्सीन निर्माण की ये जो है ये फर्स्ट फेज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैक्सीन निर्माण में शोधरत जो वैज्ञानिक होते हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम एंटीजन की क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि प्राकृतिक एंटीजन कौन सा है और कृत्रिम एंटीजन कौन सा है जो कि किसी भी बीमारी की रोकथाम में मदद करता है। तो अब वहीं पर एंटीजन की पहचान सबसे फर्स्ट फेज होता है वैक्सीन निर्माण करने में, एंटीजन की पहचान करना। जब एंटीजन की पहचान हो जाती है तो एंटीजन की पहचान होने के बाद उसका संश्लेषण किया जाता है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए यहाँ पे कार्य चालू किया जाता है। और मेनली जो ये जो फेज होता है इसमें जो रोगाणुओं की जो वृद्धि और उनका संग्रह, और रोगाणु जो किसी भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन जो कि डीएनए तकनीक के थ्रू बनाया जाता है, तो उनका निर्माण करना चालू किया जाता है। तो जब उनका निर्माण हो जाता है यानी रिकॉम्बिनेंट, सबसे पहले एंटीजन इकट्ठा किया गया,
फिर इसमें जो रोगाणुओं की वृद्धि और उनका संग्रह या फिर किसी भी रोगाणु को जो है वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है वो डीएनए तकनीक से, जो डीएनए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या उसमें चीजें शामिल होती हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो प्रक्रिया जो है उसमें शामिल की जाती है। जब वो प्रोसेस हो जाता है तो फिर सेकंड फेज आता है जो कि होता है प्री क्लिनिकल का, यानी वैज्ञानिक पूर्व। सेकंड फेज जो होता है वो वैज्ञानिक पूर्व फेज होता है। तो इसमें जो है वो कोशिका जो है वो संवर्धन प्रणाली, इसमें कोशिका संवर्धन प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इसका जंतुओं पर जो है वो परीक्षण किया जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो पीपल्स पर नहीं, जंतुओं पर परीक्षण किया जाता है ताकि इस वैक्सीन जो है वो कितनी प्रभावी हो सकती है, उस प्रभावी चीज को देखने के लिए कोशिश की जाती है कि जो जंतुओं पर परीक्षण किया गया देन उसे देखा गया कि ये कितनी प्रभावी हो सकती है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन को चेक किया गया जंतुओं में, उसमें थे चूहे, बंदर और खरगोश। तो इन पर जो है वो टीके का प्रयोग किया जाता है। टीके का प्रयोग किया गया किसमें किसमें, चूहों, बंदरों और खरगोश। डायरेक्टली जो है वो ह्यूमन लाइफ में रिस्क जो है वो जनरली यहाँ पर लोग जो हैं वो लेते नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इस चरण में जो वैज्ञानिक है वो इस तथ्य का परीक्षण करते हैं कि क्या वैक्सीन से जंतु और पौधों में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होती है या नहीं। क्योंकि ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन जो है वो बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता यानी रेजिस्टेंस पावर डेवलप करने के लिए लगाई जा रही है। लेकिन मान लीजिए अगर वही रेजिस्टेंस पावर ही जनरेट नहीं हो रही है, प्रतिरोधी क्षमता ही जनरेट नहीं हो रही है, तो फिर वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए यदि प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न नहीं होती है तो पुनः प्रथम चरण से ही प्रारंभ किया जाता है, यानी फिर जो है वो फिर जो है वो फर्स्ट प्रोसेस से ही, यानी एंटीजन से ही चालू किया जाएगा। फिर अगेन जो सारे प्रोसेस है वो फॉलो किए जाएंगे। एंड अगर वो काफी सारी चीजें बार बार अगर फेल होती है तो उसमें जो है वो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस या कुछ नेक्स्ट न्यू फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो यदि प्रतिरोधी क्षमता जो है अगर मान लीजिए विकसित हो जाती है तो फिर आते हैं नेक्स्ट फेज पे जो कि होता है तृतीय चरण। और तृतीय चरण क्या है, वैज्ञानिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल। क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल भी तो किया जाएगा, तभी तो किसी भी वैक्सीन को या किसी भी दवा को तभी मान्य किया जा सकता है जब उसका क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ हो। तो इस फेज में क्या किया जाता है कि जो वैक्सीन का विकास है उसमें से सबसे संवेदनशील और अहम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका संवर्धन प्रणाली के ही माध्यम से जंतु या पौधों में उत्पन्न जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका परीक्षण मानव शरीर पर किया जाता है, ह्यूमंस पर किया जाता है। और इसमें ये चीज देखने की कोशिश की जाती है क्योंकि देखिए जानवरों पर परीक्षण कर लिया गया, परीक्षण सफल रहा, तो क्लिनिकल ट्रायल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, बहुत संवेदनशील फेज और बहुत हम कह सकते हैं कि एक नाजुक कड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जंतुओं पर कर लिया गया, पौधों पर कर लिया गया। अब इस प्रतिरोधी क्षमता का जो परीक्षण है वो ह्यूमन बॉडी पर किया जाएगा, ह्यूमंस पर भी देखा जाएगा ना। डायरेक्टली ऐसे ही नहीं मान्यता दी जा सकती है कि चलो ठीक है भैया चालू कर लो तुम सभी को वैक्सीन लगवाना। तो इस वैक्सीन में मेनली जो है वो 3 फेज रखे गए, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो ये कुछ जो है वो जैसे फेज 1 में जो ट्रायल किया गया इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो लोगों के छोटे समूह में यानी लगभग 20 से 80 लोगों पर किया जाता है। अब ये परीक्षण जो है वो किया जाता है कि वैक्सीन का जो प्रभाव है वो मानव शरीर में किस प्रकार से पड़ रहा है। और मेनली यहाँ पे जो है वो इस टाइम पीरियड यानी जो 20 से 80 लोगों को दिया जाता है वैक्सीन, एंड इसकी अवधि में वैक्सीन की मात्रा यानी डोसेस व समय का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। कि जैसे कोई भी वैक्सीन जो है वो, जैसे कुछ वैक्सीन हम देखते हैं कि वो 28 डेज की होती हैं, कुछ वैक्सीन जो है वो 56 डेज की होती हैं। तो जिस भी वैक्सीन का परीक्षण किया गया तो उसमें टाइम पीरियड का भी खास ख्याल रखा जाता है। अगर 28 डेज की वैक्सीन है तो 29th डे जो होगा, सो 29th डे पर इन व्यक्तियों को अगेन जो है जैसे सेकेंड डोज हो गया, सो सेकेंड डोज दिया जाएगा। उसमें टाइम पीरियड सारा का सारा चीज जो है वो ध्यान रखा जाता है।
अब दूसरे फेज में क्या किया जाता है, लोगों का जिस समूह जो है उन्हें वैक्सीन दी जाती है उसमें वृद्धि करके इसे क्या है, सैकड़ों व्यक्तियों की संख्या तक लेके जाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो वैक्सीन की मात्रा होती है यानी जो डोज होते हैं उनमें चेंजेस किए जाते हैं और वैक्सीन की अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता का भी विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि ये भी तो जरूरी है, अब लोगों को कोई भी दवा दी जाती है तो डॉक्टर बताता है ना कि आपको इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये बताया ही ना जाए कि मान लीजिए कि आपको ये वैक्सीन लगाई गई है, तो वैक्सीन जब आप लगवाने जाते होंगे तो जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ या जो नर्स या डॉक्टर कोई भी जो लगा रहा है वैक्सीन, वो भी आपको बताते होंगे ना कि इससे वैक्सीन से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है हाथ आपका दर्द दे, फीवर भी आपको आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, हाथ दर्द आपका दे सकता है, सिर दर्द दे सकता है, इस टाइप की प्रॉब्लम। तो लोगों को मेनली जो है वो भी उसमें क्या अच्छे इम्पैक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, उनका भी विश्लेषण किया जाता है। फिर इसी अवस्था में आयु वर्ग के लोगों को भी शामिल करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें लगभग जो है वो लगभग हम देखते हैं कि इसमें 8 से 12 माह तक का जो है वो टाइम पीरियड लगता है। अब देखिए कोई भी जो शोध किया जाता है ना उसमें एक दिन में सारी प्रोसेसेस या एक दिन में सारी चीजें नहीं हो जाती, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद आता है फेज 3 का टाइम पीरियड। अब फेज 3 में जो है वो कई हजार लोगों के समूह को वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। फिर इसमें ये आकलन करने की कोशिश की जाती है कि वैक्सीन जो है वो बड़ी संख्या में किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर रही है। हो सकता है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि किसी की बॉडी जो है वो कोई फूड हैबिट भी हो सकती है उसकी, कि किसी की फूड हैबिट जो है वो ज्यादा अच्छी है, वो टाइम पर खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो हेल्दी खाना या उस टाइप से अच्छा खाना खाते हैं, टाइम पीरियड में उनकी लाइफ स्टाइल में ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो लगभग उनकी बॉडी जो है वो उसी रूप में ढली हुई है जिस तरीके से वो कार्य करते हैं। तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसमें ये देखने की कोशिश की जाती है कि उसमें प्रभाव जो है वो किस तरीके से आ रहे हैं, और इसी अवस्था में वैक्सीन के दीर्घकालिक प्रभावों का भी अध्ययन किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रभाव जो है वो बॉडी पर पड़ रहे हैं। फिर इसमें अब सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी हो जाती हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि परीक्षण के जो सभी उद्देश्य थे उनको जो भी उसमें डिसाइड किया गया था कि हमें ये चीजें अचीव करनी है, तो जैसे ही वो चीजें अचीव कर ली जाती हैं तो उस वैक्सीन की जो सुविधा है, समीक्षा है, उसे और आगे बढ़ा दिया जाता है। अब आता है नेक्स्ट फेज, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल फेज। तो इसमें जो है वो रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल फेज में देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्धारित कुछ मानकों के आधार पर, जैसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा वैक्सीन परीक्षण के सभी चरणों की समीक्षा की जाती है और उसके बाद ही वैक्सीन के विनिर्माण को क्या किया जाता है, अनुमोदन दिया जाता है। तो याद रखिएगा अप्रूवल जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो भी बातें हैं वो कही जाती हैं या नेक्स्ट उसके बारे में बताया जाता है। ये इतनी स्लाइड अगेन लग गई है, तो ये कोई काम की नहीं, इसे हम अगेन नहीं देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आपको सारी चीजें यानी क्वालिटी कंट्रोल वगैरह इसके बारे में पूरा चीज पता चल गया है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टाइम पीरियड होता है, तो इसमें क्या करने की कोशिश की जाती है कि इसमें जैसे कि हम देखें तो इस टाइम पीरियड में जो अवसंरचना के साथ वैक्सीन का जो निर्माण कार्य है उसको प्रारंभ कर दिया जाता है, और वैक्सीन की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए समय समय पर जो वैज्ञानिकों तथा विनियामक जो प्राधिकरणों के माध्यम से गुणवत्ता का परीक्षण भी किया जाता है और जांच भी की जाती है। अब इसमें हम कहें कि वैज्ञानिक परीक्षण में चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी तो फेस करनी पड़ सकती हैं वैक्सीन के निर्माण में।
तो चलिए उसके बाद हमें 3% बेबी या 3 पेरेंट बेबी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी जो वैक्सीन निर्माण की जाती है उसमें क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर हम देखें कि काफ़ी सारी जो हैं वो नीतियाँ वगैरह हैं, जो परीक्षण से संबंधित काफ़ी सारी नीतियाँ अगर हम देखें, तो नीतियों में काफ़ी सारे अभाव या अनियमितताएं हमें देखने को मिलती हैं। एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था जिसमें 2000 से 2019 के अगर हम टाइम पीरियड में देखें, तो लगभग जो है उसमें 4800 लोगों की जो है वो वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान जो है वो ये डेटा कहता है कि वैज्ञानिक परीक्षणों के दौरान जो है वो मृत्यु हुई है। वहीं वैज्ञानिक परीक्षण से संबंधित जो है वो सबसे बड़े नियामकीय जो काफी सारी विफलताएं देखने को मिलती हैं। तो काफी सारी जो हैं वो लोगों के सामने चुनौतियां भी हैं वैज्ञानिक परीक्षण में। अब इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि 2019 में HIV टीके के लिए लगभग जो है वो 24 लड़कियों को नामांकित किया गया था। बाद में ये बताया गया कि जांच में पता चला कि इनको जो है वो झूठी जानकारियां प्रदान की गई थी। तो काफी बार इसमें मीडिया वगैरह भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभा देती है। काफी बार जो है वो गलत न्यूज़ भी स्प्रेड कर दी जाती है, जिसके कारण भी चुनौतियां बढ़ जाती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती हैं। वहीं टाइम टू टाइम यानी कोविड-19 में इतनी ज़्यादा ये महामारी फैली हुई थी, प्रॉब्लम्स को देखते हुए सभी देशों ने और जो बड़े बड़े संगठन वगैरह थे, अनुसंधान संगठन थे, उन्होंने इसे जो है वो ये कोशिश की कि सारे देश, देखिए अब ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं कोविड-19 की प्रॉब्लम किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम जो थी वो लगभग हर किसी की प्रॉब्लम थी। तो हर देश को ये लगता था कि हम जितना भी अपना योगदान जो है वो कर सकते हैं उतना करने की कोशिश की गई। सो उसी के साथ भारत में जो है वो भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से जो है वो विकसित करने की कोशिश की गई। एंड इसमें काफी सारे जो विकास हैं वो भी अभी चल रहे हैं। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है 3 पेरेंट बेबी या 3 पर्सन बेबी। 3 पर्सन बेबी से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा लोगों का वो 3 लोगों का होगा, यानी 3 पर्सन का होगा। नेम से ही समझ में आ रहा है। 3 पेरेंट बेबी से भी डायरेक्टली नेम में समझ में आ रहा है कि आखिर क्या चीजें हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जो थ्री पेरेंट बेबी होता है ये क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से है, आखिर क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो 3 पेरेंट बेबी जो है ये काफी ज्यादा सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है डिजाइनर बेबी से। लेकिन अगर हम 3 पेरेंट बेबी की बात करें तो 3 पेरेंट बेबी में कहीं ना कहीं जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलती है, जो कि एक दूसरे पेरेंट यानी जो उसके एक्चुअल पेरेंट है उसमें एक और मदर को लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। सो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। मेनली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसमें क्या होता है कि कुछ जो महिलाएं होती हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में काफी हम कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स यानी विसंगति देखने को मिलती है, जिसके कारण अगर उन महिलाओं से होने वाला जो भी बेबी होगा सो उसमें मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी जो सेल होती हैं उसमें हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम कह सकते हैं कि जो भी बॉडी में एनर्जी वगैरह होती है वो उसी के थ्रू मिलती है। तो इसीलिए जो है इसमें मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता और शरीर में कमजोरी होती है। अब जब शरीर में कमजोरी उत्पन्न हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे ले सिंड्रोम कहा जाएगा। तो ऐसे जो पेरेंट है वो ही मेनली क्या करते हैं, 3 पेरेंट बेबी जो है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि फ्यूचर में जो उनका चाइल्ड हो उसे किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। सो चलिए अब इसके बारे में किस तरीके से है ये पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 पेरेंट बेबी मतलब बात करें कि 3 पेरेंट बेबी मेनली वो बच्चा हो सकता है जिसके डीएनए में अधिकांश भाग जो है जो उसके एक्चुअल पेरेंट्स है यानी जो माता पिता हैं उनका आए, एंड कुछ भाग जो है वो उस लेडी का है। अब देखिए 3 पर्सन है तो 3 पर्सन में याद रखिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कभी कि एक लेडी हो जाए एंड 2 जेंट्स हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा।
इसमें क्या होगा, 2 लेडी होंगी एंड 1 फादर। अब इसे आप बहुत अच्छे से समझने के लिए कहिए कि जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चा जो होगा जेनेटिक जो भी अच्छाइयाँ बुराइयां जो भी होंगी वो सब इस पेरेंट्स की ही जाएंगी बेबी में। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एक लेडी है जो एक्चुअल मदर है, तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसका माइटोकॉन्ड्रिया इतना ज्यादा सक्षम नहीं है, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो एक अदर लेडी से ले लिए जाते हैं, कुछ भाग जो है वो एक महिला प्रदाता से लिया जाता है। और फिर जो 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हम इसे आईवीएफ का ही आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था ना, उम्मीद है कि आपको याद होगा आईवीएफ टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ा था। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी का ही विकसित रूप माना जा सकता है। और इसमें किया क्या जाता है कि जो मदर और फादर होते हैं, तो उनके यानी फादर के शुक्राणु और मदर के अंडाणु के साथ एक महिला जो डोनर लेडी है उसके अंडाणुओं के साथ शामिल कर दिया जाता है। और 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी में जो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है उसे जो डोनर महिला का माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी जो, और देखिए उसी महिला को डोनर लिया जा सकता है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया स्वस्थ कंडीशन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उस लेडी की माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को सही करने के लिए, या बच्चा जो है वो डिफेक्टिव पैदा ना हो या उसमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कोई बीमारी ना हो, तो इसीलिए तो लिया जा रहा है, तो सिर्फ स्वस्थ महिला के ही माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बदला जाएगा। उसके बाद उसमें क्या किया जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ तकनीक के द्वारा अंडाणु ओवम को सहयोगी शुक्राणु के स्पर्म के साथ निषेचन करवाया जाएगा। और फिर जो है वो जो उसका भ्रूणी विकास है उस बेबी का, वो आरंभ करवाया जाएगा। और फिर जो है वो भ्रूण को माता की ही गर्भ में क्या कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से प्रोसेस होता है। एंड अभी कुछ टाइम पहले ही ग्रीक और स्पेनिश डॉक्टरों की एक टीम ने 2 महिलाओं और एक पुरुष के आनुवांशिक तत्वों का उपयोग करके एक बच्चे को जन्म दिया है। वो बच्चा कहाँ का है, वो ग्रीस का है। तो चिकित्सा के जनक में यानी इस तकनीक को 3 पेरेंट बेबी को स्पिंडल ट्रांसफर तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। एंड इस तकनीक में 3 लोगों के डीएनए के मिश्रण को शामिल किया जाता है, और इसे आम बोलचाल की भाषा में 3 पर्सन बेबी या फिर 3 पेरेंट बेबी भी इसे कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो भी प्रॉब्लम उस लेडी के माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है, तो वो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए को दुरुस्त बना दिया जाता है। और फिर ये उम्मीद की जाती है कि जो बच्चा पैदा होगा वो एक स्वस्थ और यानी एक हेल्दी बेबी का जन्म होगा। तो इस तकनीक की सहायता से पहले बच्चे का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, यानी 3 पेरेंट बेबी की सहायता से तकनीक से जो पहले बच्चे का जन्म हुआ है वो मैक्सिको में हुआ है। वैज्ञानिक शोधकर्ता और अन्य बुद्धिजीवियों ने इस तकनीक को ने क्या है, नैतिक औचित्य पर भी काफी सारे सवाल खड़े किए हैं, जिन्हें अभी देखेंगे। हम इनकी विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे और मैं बताऊंगी कि इसमें आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेनली देखने को मिल सकती है। अभी हम उस प्रॉब्लम के बारे में भी आएंगे, तो डोंट वरी। सो यहाँ पे इस प्रतिक्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से जो भी पीड़ित माताएं और जो मौजूदा आईवीएफ उपचार हैं उनको मदद करने हेतु यहाँ पे विकसित किया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारे पूरे डीएनए का लगभग 0.005% डीएनए जो है वो धारण करता है। अब याद रखिएगा कि किंतु जन्म लेने वाले जो भी बच्चे होंगे उसे केवल अपनी माँ से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि माँ के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में किसी भी प्रकार की कोई भी खामी होती है, तो अब इसमें हो सकता है कि जो बेबी उत्पन्न हो उसमें भी किसी बीमारी की होने की या कोई भी बीमारी हो सकती है। पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स हम देखते हैं, तो मदर से भी मिलते हैं, फादर से भी मैच कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मदर में कोई प्रॉब्लम है और उस बेबी में भी जो भी बेबी पैदा हो तो उसमें मदर की ही वो आ जाए,
यदि माँ के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई खामी होती है और वो ही आ जाए, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो बेबी पैदा होगा तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो थ्री पेरेंट बेबी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके माध्यम से जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसी जो समस्या है उसे बचा जा सकता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही खराब है तो उससे काफ़ी जो बीमारी हैं, जैसे ली सिंड्रोम हो गया, डेस्ट्रॉफी हो गया, मस्कुलर डेस्ट्रॉफी हो गया, सो इनसे जो उत्पन्न समस्याएं होती हैं उनको भी सही किया जा सकता है। एंड उसके अलावा मान लीजिए कि एक पीढ़ी का जो बच्चा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो उस दूसरे बच्चे में भी तो मतलब उसकी जो पीढ़ी आएगी उसमें भी तो वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल यानी ये जो जेनेटिक बीमारी है इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होने से भी थ्री पेरेंट बेबी की मदद से रोका जा सकता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे मैंने बताया कि कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो यदि अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही जो कि हमारा एनर्जी पावर है, एनर्जी हमें वहीं से जनरेट मिल रही है हमारी सेल्स को, तो अगर मान लीजिए कि उसी में ही किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो थ्री पेरेंट जो बच्चा पैदा होगा उसमें किसी भी ना किसी तरीके की तो प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उसे कमजोरी महसूस हो। अब होता क्या है कि हम एक दो दिन के लिए बीमार हो जाते हैं और हमें बीमार बीमार फील होता है या कुछ फील होता है तो हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सोचिए सेम वैसे ही उस बच्चे के साथ भी हो सकती है। लेकिन देखिए हर टेक्नोलॉजी की कुछ चुनौतियां भी हैं, अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हमें उन लिमिटेशंस को भी जान लेना चाहिए कि आखिर क्या किस तरीके की प्रॉब्लम्स या किस तरीके की चुनौतियां हो सकती हैं। सो थ्री पेरेंट बेबी में नो डाउट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो बेबी पैदा होता है उसमें काफी ज्यादा निगरानी करनी पड़ती है। निगरानी का मतलब ऐसा नहीं कि उसे अपने ही सामने देख रेख में रखना पड़ता है। निगरानी का मतलब है कि उसे टाइम टू टाइम जो है वो डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ता है, उसके चेकअप्स करवाने पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी भी अवांछित आनुवांशिक जो परिवर्तन है वो आ सकते हैं। और अगर ये परिवर्तन आते हैं तो उस वो जो बेबी पैदा होता है उसे गंभीर बीमारी से भी ग्रस्त होने के कारण रहते हैं। और उसके अलावा जीन में छेड़छाड़ करके भविष्य में भी लोग जो हैं वो डिजाइनर बेबी की हम कह सकते हैं कि डिजाइनर बेबी के लोग जो हैं वो ये भी कर सकते हैं कि डिजाइनर बेबी भी लोग इस टेक्नोलॉजी से पैदा करने लगे। लेकिन वहीं यूके जो है वो ऐसा पहला देश बन गया है जिसने थ्री पेरेंट बेबी को 2017-18 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में इसने यानी इसे वैधानिक कर दिया है। तो ये भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं ये छोटा सा फैक्ट जो है। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है डिजाइनर बेबी का। जो डिजाइनर बेबी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है वो डिजाइनर बेबी के टॉपिक से मैच करता हुआ टॉपिक है, जिसे हम आगे वाली आने वाली क्लासेस में या फिर हम अपनी उसमें जो मेनली हमारी जनरल साइंस वाली क्लास होगी उसमें हम डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में डिजाइनर बेबी क्या है। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको थ्री पेरेंट बेबी में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रह गया होगा। 2 मिनट में मैं रिकैप करना चाहूंगी, अगेन सुनिएगा। थ्री पेरेंट बेबी यानी एक अदर लेडी की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है थ्री पेरेंट बेबी या थ्री पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जो मदर होती है मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में किसी न किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस बच्चे में भी वो प्रॉब्लम ना आए इसीलिए एक अदर लेडी का माइटोकॉन्ड्रिया लेके फिक्स किया जाता है। एंड फिर जो है वो आईवीएफ की सहायता से भ्रूण तैयार किया जाता है। एंड फिर जो उस जो भी मदर है उसके गर्भ में वो फिक्स कर दिया जाता है। बस इतना छोटा सा बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। एंड ये मैंने बहुत सारी अलग अलग आपको लग रहे होंगे कि जरा सी उसमें रिकैप कर दिया हमने, तो इतना पढ़ाया तो इतना ज़्यादा है। हाँ नो डाउट मैंने पढ़ाया इतना ज़्यादा है, बट उसमें मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने आपको फैक्चुअल ही बताई हैं जो आपके प्री के एग्जाम में काम देंगे एंड मीन्स में भी काफ़ी कुछ लिखने के लिए हेल्प करेंगे। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, यानी मेनली ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है।
तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आज मेनली मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगी कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी तो हम ऑलरेडी मैंने आपको उस दिन की क्लास में बताया था कि एक्चुअल में ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है क्या, लेकिन इससे रिलेटेड हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो आगे आने वाली हम नेक्स्ट क्लासेस में चालू करेंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस ये होता है कि वो जो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ा सके, एनहांस कर सके। वो प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट में भी हो सकती है, क्योंकि चूंकि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे तो ग्रीनरी यानी हम प्लांट्स वगैरह से, अभी हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, ह्यूमंस के बारे में पढ़ा। तो अगर हम एनिमल्स ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो प्लांट्स बुरा मान जाएंगे ना। तो प्लांट्स बुरा ना माने, हमारी धरती माता है, एग्रीकल्चर हम जिसे अपनी लाइफ चला रहे हैं, अपनी सरवाइव कर रहे हैं खाने से, तो वो भी, उनको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, उनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। एंड देश के जागरूक नागरिक होने के कारण भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कितने इन्वेंशन जो है वो आज आ चुके हैं। तो मेनली ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हम फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे या फिर एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे। वहीं हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम पॉपुलेशन हो चुकी है। तो उसमें भी कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है उसे अगर हम अमेरिका या इंडिया में कंपेयर करते हैं तो प्रोडक्टिविटी, अमेरिका की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। नो डाउट लैंड भी हमसे ज़्यादा है, बट अगर हम एक अपने यहाँ के लैंड को लेकर और वहाँ के लैंड को लेकर अगर हम देखें तो प्रोडक्टिविटी जो है वो अमेरिका की ज़्यादा है। उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हम देखें सोइल प्रोफाइल एक फैक्टर हो सकता है, सनलाइट का फैक्टर है, वाटर रेनफॉल का फैक्टर है, उसके अलावा इंसेक्ट्स वगैरह, पेस्ट जो हम डालते हैं वो, पर हेक्टेयर ईल्ड का भी है कि वहाँ पर जो है वो हम ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो ज़मीन है वो ज़्यादा है। लीचिंग का भी प्रॉब्लम है, यानी कि जो लीचिंग मतलब कि जो एक हम कह सकते हैं कि जो फर्टाइल सॉइल थी, या आपने धूल वगैरह उड़ते हुए देखा होगा, तो ज़्यादातर होता क्या है कि ये एक सॉइल की लेयर है, तो सॉइल में जो ऊपर धूल मिट्टी होती है वो आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे उड़ कर चली जाती है। वो मेनली इसलिए होता है कि पेड़ जो हैं वो काफ़ी कटे हुए हैं। एंड ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ऐसा भी टॉपिक है कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है ये आपकी इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से भी ये टॉपिक ओवरलैप करते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, अगर आप पढ़ चुके होंगे ज्योग्राफी या नहीं भी पढ़े होंगे तो आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें एग्रीकल्चर वगैरह के, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी में भी आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इस क्षेत्र में विकास हुए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल विकास हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे मेनली। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है। तो इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उस टाइम पे। बहुत जगह हम देखते हैं कि जो हमारा फूड सिस्टम था, जो उसमें काफी ज्यादा हमें एक ग्रो देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसमें बीज भी थे। उसके अलावा कहीं बहुत जगह आज हम ऐसे भी देखते हैं कि लैंड जो है वो कहीं ना कहीं एक खत्म होते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्वास्थ्य के बारे में भी देखेंगे, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, पर्यावरण और पशुपालन के बारे में देखेंगे। जिसमें से पहले टॉपिक को हेल्थ को लेते हैं, फिर उसमें भी काफी आने वाले क्लासेस में टॉपिक्स को देखेंगे, कृषि में भी देखेंगे, उद्योग, पर्यावरण एंड पशुपालन में भी देखेंगे। सो जहां हम हेल्थ की बात करते हैं, पहले टॉपिक को हम हेल्थ से ही ले लेते हैं। तो हेल्थ में यानी इंटरफेरोन वायरस जो है वो संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं
जो अन्य कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो खोज है, यानी इन विषाणुओं की इनकी खोज जो है वो आइजैक्स एवं जे लिडेनमान ने कब की थी? 1957 में की थी। सो 1957 में इनका शोध जो है वो किया गया था। एंड जैसे कि अगर हम देखें so इसमें इंटरफेरोन जो होते हैं, सो इंटरफेरोन द्वारा विषाणुओं की सुरक्षा जो है वो विशिष्ट, यानी ये जो सुरक्षा होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, क्योंकि किसी भी एक विषाणु के द्वारा प्रेरित जो इंटरफेरोन होते हैं वो अन्य विषाणुओं में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब अन्य विषाणुओं में किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं वो देखेंगे, लेकिन इंटरफेरोन की अगर हम बात करें तो इंटरफेरोन मेनली जो है वो 3 टाइप के होते हैं। इंटरफेरोन ए यानी IFA, इंटरफेरोन बी एंड इंटरफेरोन जो है वो गामा, यानी ये जो है ये मेनली अल्फा बीटा एंड गामा से जो है इनको शो किया जाता है। तो अगर हम इनके बारे में देखें तो इंटरफेरोन, जैसे इंटरफेरोन अल्फा जो होते हैं, यानी जो ए लिखा हुआ है एक्चुअल में ये अल्फा है, सो ये श्वेत रुधिर कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होते हैं। इंटरफेरोन बीटा जो होते हैं ये तंतु कोरकों के द्वारा इन्हें उत्पादित किया जाता है। और जो थर्ड टाइप के यानी जो इंटरफेरोन गामा होते हैं, इन्हें उद्दीप्त टी लिम्फोसाइट के द्वारा जो है इनको उत्पादन किया जाता है। अब ये जो सारी की सारी ये जो इंटरफेरोन होते हैं इन्हें इम्यून इंटरफेरोन भी कहा जाता है। ये मैं आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, डोंट वरी ना। यहाँ पे प्री में कभी कभार सवाल पूछे जा सकते हैं, बाकी मेंस में यहाँ से कोई वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। ओवरव्यू में डोंट वरी, यहाँ से प्री में भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक ओवरव्यू आप जान लीजिए, क्योंकि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जब तक आपको नहीं पता होगा तो तब तक आप जो मेन टॉपिक आने वाली क्लासेस में, जो हमारे नेक्स्ट क्लासेस के जो हमारे टॉपिक होंगे, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएंगे। तो वो आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं सारी चीजें आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ। इंटरफेरोन जो है वो प्राकृतिक मारक कोशिकाओं यानी जो नेचुरल किलर सेल्स और जो NK सेल्स होती हैं वो एक तरीके की लिम्फोसाइट होती हैं। तो लिम्फोसाइट को साइटोटॉक्सिक्स क्रिया को क्या करते हैं, मेनली ये जो बढ़ाने का कार्य, हम कह सकते हैं कि बढ़ाने का कार्य जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो काफी बार जो है इन कोशिकाओं का उपयोग जो है वो काफी बार किया गया, जैसे इंसुलिन में किया गया, अमीनो एसिड में किया गया, ऊतक संवर्धन में किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसुलिन क्या होता है। सो इंसुलिन जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करता है। वहीं जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके ब्लड में इंसुलिन की कमी जो होती है वो हो जाती है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा जो है, अगर आपने मधुमेह पीड़ित व्यक्ति को देखा हो या कभी आप मिले हो तो उनमें होता क्या है कि ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य के लिए जो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन है वो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही हो सकता है या विकसित किया जा सकता है। अब अमीनो अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल में अगर हम देखें तो अमीनो अम्ल जो होता है उसमें अगर हम बात करें, अमीनो अम्ल को एल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इसकी लागत जो होती है वो काफी कम हो सकती है। एंड ऊतक संवर्धन के माध्यम से निकोटीन एंड डायोजेनिन जो होती हैं इनका उत्पादन किया जा सकता है, जिसके माध्यम से ट्यूमर निरोधी पदार्थ, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, प्रतिजैविक, स्टेरॉइड, रंग वाले पदार्थ, विटामिन आदि इनका इस्तेमाल जो है ये इनको बनाया जा सकता है, इनको उपयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरीके की कुछ जो है ये अलग अलग हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है वो नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट सेक्टर के बारे में देखते हैं, एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर जो है ये कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का हम क्या है कि एक बहुत अलग अलग उसमें फैक्टर्स में हम कह सकते हैं कि उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि आज हमें ऊतक संवर्धन, भ्रूण संवर्धन और पौध प्रवर्धन जैसी कुछ टेक्नोलॉजी जो है
वो हमारे पास अवेलेबल हैं। वहीं जैव प्रौद्योगिकी की ही हेल्प से हम आज फसलों की किस्म होती हैं उनके उत्पादन और गुणवत्ता में भी हम क्या कर पा रहे हैं, वृद्धि कर पा रहे हैं। अब जो नई नई क्रॉप्स विकसित की जा रही हैं तो उन क्रॉप्स में भी उनकी जो गुणवत्ता है उनमें भी विकास किया जा रहा है, उनकी सेल्फ लाइफ जो है वो भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एंड वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी की ही मदद से काफी सारी ऐसी फसलों की किस्म भी या जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी विकसित की है जिसमें हानिकारक गुणों की अपेक्षा जो लाभकारी गुण है वो ज्यादा अधिक बनाए गए हैं, ज्यादा उनको विकसित किया गया है। एंड जिन पर जैसे कीटनाशक वगैरह होते हैं तो कीटनाशक क्या करते हैं, फसलों में बैठ जाते हैं, तो वो फसलों में बैठने के कारण क्या होते हैं कि जो भी बीज वगैरह होते हैं उन्हें खराब कर देते हैं। एंड जीन अभियांत्रिकी और पौधों का जो है वो विकास किया जा रहा है जो कि लंबे समय तक खराब ना हो। एंड कुछ ऐसे बीजों वगैरह का भी अध्ययन या प्रयोग किया जा रहा है जिससे जो बीज, जैव उर्वरक यानी जो बायो फर्टिलाइजर्स एंड जैव कीटनाशक यानी जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनका भी विकास किया जा रहा है ताकि ज्यादा टाइम पीरियड तक ये सारी चीजें चल सके। उसके बाद सीड्स, बीजों के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है, अध्ययन है, उसने पराजीवी फसलें यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। अब ये ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे से जो हमारे लेक्चर्स की शुरुआत होगी वो हमें ट्रांसजेनिक क्रॉप से ही करना है, यानी बीटी कपास, बीटी बैगन, गोल्डन राइस, ये सारे जो टॉपिक हैं उन्हीं से करना है हमें। ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में यानी ट्रांसजेनिक या फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इन मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारे काफ़ी सारी टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे। एंड आने वाली क्लासेस में हम ये कह सकते हैं कि मॉडिफाइड क्रॉप्स में काफ़ी सारे लेक्चर। एंड उसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगी, ये आगे की जो आधे घंटे वाली क्लास थी ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, लेकिन उसके बाद आधे घंटे वाली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि हमने एक ओवरव्यू लिया। बट याद रखिए कि जो हमारी कल की क्लास होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो हम एक तरफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे एंड एक तरफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है। तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादातर मेनली आपने क्रॉस पॉलिनेशन सुना होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है, यानी क्या किया जाता है कि जो जीन ऑफ प्लांट होता है उसको अदर जीन ऑफ प्लांट के साथ क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आखिर हैं क्या, इनको किस तरीके से एनहांस किया जा सकता है। उसमें फिर हम बीटी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, बीटी बैगन के बारे में पढ़ेंगे, गोल्डन राइस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत हॉट बर्निंग इश्यूज भी होते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होते हैं। तो पराजीनी फसलें या जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं वो होती क्या हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा अब किसी भी फसल में हम कहें कि बाहरी जीन को क्या किया जा सकता है, प्रविष्ट करवाया जा सकता है जो कि फसल में विद्यमान नहीं है। और इसी तरह की फसल को क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक फसल या फिर पराजीनी फसल कहा जाता है। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन सभी का डिस्कशन जो है वो हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो तुरंत डाउनलोड करिए भटनेर आईएएस का ऐप, जाइए प्ले स्टोर में भटनेर आईएएस सर्च करिए, ऐप डाउनलोड करिए। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो आप ऐप से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम इस पीडीएफ को भी डाल देंगे। तब तक के लिए आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।